वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ और जिसमें हम बात करने वाले हैं। याद रखिएगा एग्रोनॉमी के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आज हम क्लियर करेंगे, याद रखना वो एग्रीकल्चर की कोई ना कोई एग्जाम, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, AA हुआ, TGT, PGT या फिर आपकी जेट, ICR, BHU, पेट जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए याद रखिएगा, एक बार आप पूरा वीडियो को ज़रूर देख ले, जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चन है, सभी डाउट है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, जिससे जब भी हमारे कोई क्लास लगेगी तो आपको नोट के साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपलब्ध मृदा जल की ऊपरी व निचली सीमा क्रमशः कितनी है। यहाँ पर याद रखिए, आपसे क्या पूछा गया है, जो अवेलेबल जल होता है, अवेलेबल जो वाटर होता है, इसकी एक तो अपर लिमिट होती है, एक होती है याद रखिएगा लोअर लिमिट। तो अगर आपसे पूछता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट याद रखिएगा वो होती है क्षेत्र क्षमता, और वो कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होती है, वो होती है 1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। और अगर आपसे पूछता है लोअर लिमिट, तो ये होती है याद रखिए स्थायी अम्लानी बिंदु, और जो कितने याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब पर होती है, ये होती है 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होती है। ठीक है, याद रखिए ATM का मतलब यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तिल की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तिल की खेती के लिए तो ये होता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसके साथ साथ याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्र क्षमता। तो इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट नोट कर ले कि क्षेत्र क्षमता पर याद रखिएगा पौधों को 100% जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर ले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चना, सरसों, अलसी, सोयाबीन इत्यादि फसलों हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, याद रखिएगा सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो अब याद रखिएगा, चाहे आपसे पूछा था है चने की, चाहे आपसे पूछा है सरसों, चाहे आपसे पूछा है अलसी या फिर सोयाबीन, तो इन सभी की याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था लगभग सेम होती है। और वो कौन सी होती है, याद रखिए एक होती है फूल आने से पहले और एक होती है याद रखिएगा फलियां बनते समय। बस आपको दो याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चना, सरसों, अलसी और सोयाबीन की क्रांतिक अवस्था बताइए, तो फर्स्ट आपको क्या बतानी है, याद रखिएगा फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, और दूसरी आपको बतानी है याद रखिएगा फलियां बनते समय। आसानी से याद रख सकते हो, चारों को एक साथ आप नोट करें और चारों की याद रखिएगा आपको केवल दो याद रखनी है। फर्स्ट रखनी है फूल आने से पहले और दूसरी अवस्था आपको याद रखनी है फलियां बनते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तिल की किस्म कौन सी है। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वेराइटी है वो है दो। इन दोनों को आपको ज़रूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इन दोनों से लगभग आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। सबसे पहले आपको याद रखना है TC25, और फिर उसके बाद में आपको याद रखना है प्रताप। याद रखिएगा, प्रताप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है। इसलिए इन दोनों वेराइटीज़ को आप ज़रूर नोट कर ले। चाहे आप बेशक इनको याद ना करें, लेकिन इन दोनों को ज़रूर याद रखना कि TC25 किसकी वेराइटी होती है और प्रताप C50 जिसका दूसरा नाम होता है, ये किसकी वेराइटी होती है। याद रखिएगा, ये होती है तिल की वेराइटी होती है। दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं एक बार कि तिल की कौन कौन सी वेराइटीज़ होती है। आपको बस दो याद रखनी है। फर्स्ट TC25, TC25, और दूसरी कौन सी है, प्रताप, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, C50 भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधों को उपलब्ध जल की परास क्या होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, परास। अब परास का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उपलब्ध जल होता है, जो याद रखिएगा जो अवेलेबल वाटर होता है, तो ये कहाँ पर प्राप्त होता है, या फिर याद रखिएगा ये कितने ATM का मध्य है। ATM का मतलब हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, इसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा अवेलेबल वाटर, ये उपलब्ध जल, तो इसकी जो परास होती है ये कितनी होती है, याद रखिएगा ये होती है 1/3 से 15 एटमोसफियर मध्य गए। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, 1/3 से 15 एटमोसफियर प्रेशर के मध्य कौन सा जल पाया जाता है, अवेलेबल जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तिल की शाखा रहित किस्में जैसे कि प्रताप हुई है, वो बीज दर कितनी रखते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा प्रताप, जिसका सेकेंड नाम अभी हमने जाना था C50। अब यहाँ पर याद रखिएगा
दो प्रकार की मुख्यतः तिल की वैरायटीज होती है, एक होती है शाखा रहित, एक होती है शाखा सहित। थोड़ा सा याद रखिएगा कि तिल में मुख्यतः याद रखिएगा दो प्रकार की वैरायटीज होती है, एक होती है शाखा रहित जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है, और एक होती है याद रखिएगा शाखा सहित मतलब जिनमें शाखाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा जिनमें पाई जाती है उनकी जो बीज दर अगर आपसे पूछी जाए तो आपको क्या बतानी है कि शाखा युक्त किस्मों में जो बीज दर रखते हैं याद रखिएगा ये रखते हैं मात्र और मात्र 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो 8वां क्वेश्चन कि शाखा युक्त जो किस्में होती है उनमें जो बीज दर रखी जाती है ये रखी जाती है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछा है जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है, शाखा रही तो मतलब जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है उनकी जो बीज दर रखी जाती है याद रखिएगा ये रखी जाती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया है। याद रखिएगा दोनों को आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों को आपको एक साथ नोट करना है कि शाखा युक्त जो वेराइटीज होती है उनकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है 2 से 2.5 किलोग्राम, और जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है उनकी सीड रेट कितनी होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आलू की सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो आलू की याद रखिएगा जो क्रांतिक अवस्था एक तो होती है जर्मिनेशन के समय, अंकुरण के समय, और दूसरी होती है याद रखिएगा कंद बनते समय। कंद मतलब ट्यूबर बनते समय। याद रखिए इसकी भी केवल आपको 2 याद रखनी है। आलू की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था फर्स्ट कौन सी याद रखनी है जर्मिनेशन के समय मतलब अंकुरण के समय, और दूसरी आपको कौन सी याद रखनी है कंद बनते समय मतलब ट्यूबर बनते समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे को किस अवस्था पर 100%, अभी हमने जाना था फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि पौधों को किस अवस्था पर 100% जल उपलब्ध होता है, तो कौन सी अवस्था होती है याद रखिएगा क्षेत्र क्षमता। याद रखिएगा क्षेत्र क्षमता पर पौधों को 100% जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि तिल की बुआई के लिए R/R P/P की दूरी कितनी रखते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा R/R का मतलब है रो से रो, रो से रो, और P/P का मतलब होता है याद रखिएगा प्लांट से प्लांट। ठीक है, तो रो से रो का मतलब होता है कि यानी जो कतार होती है उनसे कतार की दूरी मतलब कतार से कतार की दूरी, और P/P का मतलब होता है प्लांट से प्लांट की दूरी। ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है तिल फसल के लिए। तो याद रखिएगा तिल फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कतार और पौधे मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी याद रखिएगा 30x10, 30x10 भी आप मान सकते हो, 30x15 भी आप मान सकते हो। ठीक है, अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। वैसे इसकी याद रखिएगा जो P/P है ये 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा आपसे पूछा गया है कि मृदा नमी ज्ञात करने के जितने भी जो उपकरण है, ठीक है, जितने भी जो उपकरण है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानने वाले हैं। तो इसका आप जरूर याद रखिए कि याद रखिए वो बहुत सारे मेथड होते हैं, मृदा नमी की याद करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उन्हीं में से याद रखिएगा कुछ उपकरणों को यहाँ पर लिया गया है। तो आप देख लीजिए आपने सबसे ज़्यादा कौन सा पढ़ा है टेंसियोमीटर पढ़ा है। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा कि मृदा नमी किससे ज्ञात की जाती है, तो ये तो आपको सभी को पता है टेंसियोमीटर से करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जिप्सम ब्लॉक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दाब पट्टी का विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, झिल्ली का उपकरण का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, न्यूटन आर्द्रता मापी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और लाइसीमीटर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि मृदा नमी ज्ञात करने के उपकरणों के नाम बताइए। तो आपको क्या याद रखना है टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, दाब पट्टी का, झिल्ली का उपकरण, न्यूटन आर्द्रता मापी और लाइसीमीटर। ठीक है, एक या 2 बार आप जैसे ही रिपीट करोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि तंबाकू की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो कौन सी होती है याद रखिएगा जुताई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है गेहूं में कुल कितनी औसतन सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पर याद रखिएगा आपसे पूछा गया है कि जो सिंचाई दी जाती है गेहूं में ये कितनी दी जाती है। तो सामान्यतः याद रखिएगा 6 सिंचाई का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपसे सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछाता है कि अगर मान लीजिए आपके पास केवल 1 सिंचाई है और अगर आपको गेहूं में सिंचाई करनी है तो आप किस स्थिति या किस अवस्था पर सिंचाई करोगे, तो हम करेंगे याद रखिएगा CRI स्टेज पर।
जब आपके पास केवल एक सिंचाई है तो आप किस अवस्था पर सिंचाई करोगे, याद रखिएगा CRI अवस्था पर। और अगर आपसे पूछता है कि अगर आपके पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो आप कौन कौन सी अवस्था पर सिंचाई करोगे। तो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए मतलब एक सिंचाई के बारे में तो आपको क्या याद रखना है, CRI अवस्था। और जब आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब दो सिंचाई के बारे में, तब आपको एक तो CRI पर ही करनी है और जो दूसरी करनी है याद रखिएगा ये करनी है मिल्किंग स्टेज पर। मिल्किंग स्टेज का मतलब दूधिया अवस्था पर। फर्स्ट करेंगे CRI अवस्था पर और दूसरी हम करेंगे मिल्किंग स्टेज पर मतलब दूधिया अवस्था पर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि तिल के दानों की उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो तिल की याद रखिएगा जो उपज प्राप्त की जाती है ये प्राप्त की जाती है 3 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि याद रखिएगा काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर याद रखें कि धान की जल मांग कितनी होती है। तो याद रखिए अगर आपसे पूछता है mm में, mm का मतलब है मिलीमीटर में, इस यूनिट का आपको जरूर याद रखना है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा था मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में तो आपको क्या जवाब देना है। याद रखिएगा दोनों ही टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक तो मिलीमीटर में पूछा जाता है, एक आपसे पूछा था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर दोनों में ही आपको बता रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में 900 से 2500 mm की आवश्यकता होती है धान फसल को। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस आपसे पूछता है कि सेंटीमीटर में बताइए कि धान की जल मांग कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है 90 से 250 सेंटीमीटर, मतलब 90 से 250 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसे याद रखिए, एक तो धान की होती है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि धान की तो आपको दिख रही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि गन्ना की जल मांग कितनी होती है, यहाँ शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी कई बार क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप साथ साथ कमेंट करते चलिए और यार जितना हो सके यहाँ पर जितना हो सके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव जुड़ पाए। लाइव का याद रखिएगा आपको हमेशा बेनिफिट होगा, क्यों? क्योंकि एक तो आप खुद कमेंट करते चलोगे और एक मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, एक आप खुद देख रहे हो, 3 बार रिपीट हो रहा है। और अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को 3 बार देख रहे हो एक साथ, ठीक है, खुद भी उसे कर रहे हो, खुद आप सुन रहे हो, खुद आप उसे देख रहे हो, तो आपके कितने बेनिफिट है। तो याद रखिएगा एक बुक में पढ़ने की बात अलग होती है, एक किसी से पढ़ने की बात अलग होती है। तो ऐसे इग्नोर मत किया करो यार हम तो बुक में पढ़ लेंगे, पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। अगर मान ले आपको बुक ही दे दे तो फिर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत कहाँ पड़े। तो ये बात आप माइंड से निकाल दे कि क्लास लेने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, बुक से हम पढ़ लेंगे। तो भाई बहुत सारा बेनिफिट होता है। ठीक है, 30 से 40% ना केवल आपका क्लास लेने से याद हो जाता है। चाहे आपका यानी आप बाद में उसे पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर रेगुलर क्लास भी ले रहे हो ना उससे भी आपका 30 से 40% याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना लाइव क्लास लिया करो। और अगर क्लास में कम स्टूडेंट आपको लग रहे हैं लाइव चैट में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यार शेयर कीजिए ना। शेयर करने में आपका तो कुछ जा नहीं रहा। और यार यहाँ पर जो भी स्पेशल क्लास रखी जाती है वो आपके लिए ही तो रखी जाती है। यार इतना हक तो आपका भी बनता है कि यार वीडियो को शेयर किया जाए, तो जितना हो सके यार शेयर कीजिए। ठीक है, बस यहाँ पर मेरा यही कहना है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको हमारी क्लास पसंद भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं आती है तो यार डिसलाइक कीजिए। दोनों बटन आपके सामने है, लाइक और डिसलाइक का। जैसा आपको पसंद आए या फिर ना पसंद आए आप वो करिए, लेकिन यार वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे धान की जल मांग, तो याद रखिएगा धान की जल मांग कितनी होती है 90 से 250 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं mm मतलब मिलीमीटर में तो ये होती है 900 से 2500 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना की कितनी होती है याद रखिएगा ये होती है 1500 से 2500। अगर हम बात करते हैं mm में तो याद रखिएगा गन्ना की जो जल मांग होती है ये होती है 1500 से 2500 मिलीमीटर। और अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में याद रखिएगा गन्ना की ये होती है 150 से 250। ठीक है, अब यहाँ पर खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक की तो 90 से 250 है, तो इनमें से ज़्यादा किसकी हुई।
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि धान या गन्ने में सबसे ज़्यादा जो जल मांग होती है ये किसकी होती है, तो आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा गन्ना की सबसे ज़्यादा जल मांग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि 150 से 250 होता है, तो 90 से 250 से ज़्यादा है, तो किसकी होती है ज़्यादा, गन्ने की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और याद रखिए, ये क्वेश्चन भी याद रखिए, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, याद रखिएगा, नरबंजरी बनते समय, और एक आता है भुट्टे बनते समय। एक होता है, याद रखिएगा, नरमंजरी बनते समय, और एक होता है भुट्टे बनते समय। अब यहाँ पर जो नरमंजरी लगती है, याद रखिए, इसे टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है, टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है। और जो मादा मंजरी लगती है उसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, सिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंडियन मस्टर्ड भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंडियन जो मस्टर्ड है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये होता है ब्रेसिका जिन्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा जल की किस अवस्था पर पौधों को 0% जल उपलब्ध होता है, अर्थात बिल्कुल नहीं होता है। याद रखिएगा, अभी हमने शुरुआत में जाना था कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर पौधों को 100% जल प्राप्त होता है, तो वो कौन थी, याद रखिएगा, क्षेत्र समता। कौन सी अवस्था थी, याद रखिएगा, क्षेत्र समता। तो अब यहाँ पर आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ नोट कर ले कि पौधों को 100% जो जल है ये क्षेत्र समता पर प्राप्त होता है। और अगर आपसे पूछता है कि 0% मतलब पौधों को ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर बिल्कुल भी जल प्राप्त नहीं होता, तो वो होती है, याद रखिएगा, स्थायी म्लानी बिंदु, जो कि कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पाई जाती है, 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पाई जाती है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर 100% जल पौधों को प्राप्त होता है, वो तो होती है क्षेत्र समता। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर 0% जल प्राप्त होता है, तो कौन सी होती है, याद रखिएगा, स्थायी म्लानी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सरसों किस कुल से संबंधित है। सरसों का कुल कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, सरसों क्रूसीफेरी। सरसों का कुल कौन सा होता है, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए सरसों हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, इन सभी का याद रखिएगा क्या होता है, कुल ये होता है क्रूसीफेरी होता है। इसके साथ साथ आप दो भी नोट कर ले कि एक होता है मूली हुआ, सलजम हुआ, मूली हुआ, सलजम हुआ, इन सभी का कुल क्या होता है, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी होता है। दोबारा से देख लीजिए, सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम, इन सभी का कुल कौन सा होता है, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि गेहूं की फसल हेतु 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाई करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो अभी आपको करवाया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपके पास 2 सिंचाई है तो आप कौन कौन सी अवस्था पर दोगे गेहूं में, तो फर्स्ट हम करेंगे, याद रखिएगा, CRI अवस्था पर, और दूसरी हम करेंगे, याद रखिएगा, दूध बनते समय, मतलब मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, अभी आपको बताया था, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और अगर आपसे केवल पूछा जाता है केवल आपके पास जब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो हम करेंगे, याद रखिएगा, CRI अवस्था पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी होती है। तो वो कौन सी होती है, याद रखिएगा, सरसों होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा, तिलहनी फसल के बारे में, तो कौन सी होती है, सरसों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से गन्ने के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लगभग, याद रखिएगा, जितनी भी आपको फसल दे रखी है आपके सिलेबस में, चाहे आप 12th की कर रहे हो, 11th की कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप तैयारी कर रहे हो, जेट ICR BHU की आप तैयारी कर रहे हो, जितनी भी आपकी फसल दे रखी है सिलेबस में, उन सभी की याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था आपको जरूर याद रख लेनी है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो आपसे गन्ने से पूछा जाता है, या फिर आपसे आलू से पूछा जाता है, या फिर आपसे गेहूं से पूछा जाता है। ऐसे याद रखिएगा, कुछ मेजर फसल होती है, इनसे लगभग आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मेजर फसल होती है, इनकी आपको सिंचाई की क्रांतिक अवस्था ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप हिंट के तौर पर इन्हें लिख ले कि याद रखिए, जितनी भी जो मेजर फसल है इनकी मुख्य क्रांतिक अवस्था, इनको आपको ज़रूर नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि गन्ने के लिए, तो गन्ने के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? एक होती है अंकुरण के समय, एक होती है कल्ले निकलते समय, एक होती है याद रखिएगा बढ़वार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो इसका भी आपको ज़रूर याद रखना है कि सरसों के तेल में तीव्र गंध किस एल्कलॉइड के कारण आती है? सरसों के तेल में जो तीव्र गंध आती है ये किसके कारण आती है? तो याद रखिएगा इसका जो कारण होता है ये होता है सिनिग्रीन। कौन सा एल्कलॉइड होता है? याद रखिएगा तीव्र गंध का ये होता है सिनिग्रीन एल्कलॉइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया था कि गन्ना की जलमांग कितनी होती है? तो अभी तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ये क्वेश्चन, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि धान की जलमांग कितनी होती है और गन्ने की जलमांग कितनी होती है? तो धान की हमने जान लिया है कि धान की होती है 900 से 2500 मिलीमीटर, 900 से 2500 मिलीमीटर, और गन्ना की कितनी होती है? 1500 से 2500 मिलीमीटर। ठीक है, और इनमें से दोनों में से ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा याद रखिएगा गन्ना फसल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेबीलोन के अनुसार सरसों का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? तो याद रखिएगा बेबीलोन में चीन को माना गया है। बेबीलोन के अनुसार सरसों का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? चीन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो अभी हमने जाना था कि मक्का के जो नर पुष्प होता है, जो नर मंजरी लगती है, उसे तो टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है, और जबकि मादा, तो मादा को सिल्क के नाम से जाना जाता है। मक्का में नर पुष्प को क्या कहते हैं? टेसल, और मादा पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क बोलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा जो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है भारत में, सबसे ज़्यादा लिया जाता है राजस्थान में लिया जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो वो कहाँ पर लिया जाता है? याद रखिएगा राजस्थान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि तारामीरा, जिसे रॉकेट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तारामीरा, जिसका याद रखिएगा सेकंड नाम क्या होता है? रॉकेट क्रेस। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो ये होता है याद रखिएगा इरुका सैटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? तो ये तो हमने 2 बार पहले ही क्लियर कर लिया है। तो क्या बोलते हैं? याद रखिएगा मादा पुष्प को ये बोलते हैं सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी राई, क्या पूछा गया है? याद रखिएगा हिल मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो ये होता है ब्रेसिका जुन्सिया वेराइटी रुगोसा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा कि वेराइटी कौन सी होती है? रुगोसा। क्या बोला जाता है इसे? याद रखिएगा हिल मस्टर्ड बोला जाता है। ब्रेसिका जुन्सिया वेराइटी रुगोसा किसका नाम होता है? हिल मस्टर्ड का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा नमी ज्ञात करने हेतु मृदा के नमूने को ओवन में कितने तापक्रम पर कितने समय के लिए रखते हैं? याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप मृदा नमी ज्ञात करते हो तो जब मृदों का आप नमूना लेते हो, मतलब जो सोइल का सैंपल लेते हो, इसे कितनी समय तक ओवन में आप रखते हो? तो याद रखिएगा जो सैंपल लिया जाता है इसे 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। 48 आवर के लिए इसे रखा जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि मृदा नमी ज्ञात करने के लिए ओवन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और कितने समय के लिए रखा जाता है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं की जलमांग कितनी होती है? तो याद रखिएगा गेहूं की जो जलमांग होती है ये होती है 45 से 65 सेंटीमीटर। कितनी होती है? याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है सेंटीमीटर तो बस आपको याद रखना है 45 से, मतलब 45 से 65 सेंटीमीटर, और अगर आपसे पूछता है मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा 450 से 650 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि बनारसी राई या ब्लैक मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो इसका नाम होता है याद रखिएगा ब्रेसिका निग्रा। याद रखिएगा सभी का अलग अलग हमने नाम जान लिया है कि अगर आपसे पूछता है इंडियन मस्टर्ड तो इंडियन मस्टर्ड का तो क्या नाम होता है? ब्रेसिका जुन्सिया। और अगर आपसे पूछता है ब्लैक मस्टर्ड तो ब्लैक मस्टर्ड का नाम क्या होता है? ये होता है याद रखिएगा ब्रेसिका निग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि डोडे वाली शाखा बनते समय, फूल आते समय, डोडे बनने समय सिंचाई की 3 क्रांतिक अवस्थाएं किस फसल की होती है? यहाँ पर याद रखिएगा आपको 3 सिंचाई की क्रांतिक अवस्था दी गई है
और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सभी किसकी होती है। तो याद रखिएगा ये तो तीनों क्रांति की अवस्था होती है, ये किसकी होती है, याद रखिएगा कपास की होती है। क्यों? कपास में याद रखिएगा डोले लगते हैं। क्या लगते हैं? याद रखिएगा डोडे लगते हैं। डोडे का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कपास का जो, ठीक है, कपास जहाँ पर लगती है, जो एक ना आपने देखा होगा फल टाइप में रहता है जिसके ऊपर छिलका सा रहता है और उसके अंदर क्या होती है, कॉटन लगी होती है। तो इसको याद रखिएगा संपूर्ण भाग को, जो फल वाला जो भाग होता है इसी को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा डोडा बोला जाता है। ठीक है, तो आसानी से पता चला जाएगा। याद रखिएगा डोडा किसे बोला जाता है, कपास के फल को। तो किसकी ये क्रांतिक अवस्था है, कपास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सरसों की बुआई शुष्क क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में करने पर बीज दर कितनी रखते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा दो अवस्था आपको दे रखी है कि एक तो आप सरसों की बुआई कर रहे हो शुष्क क्षेत्र में, एक आप सरसों की बुआई कर रहे हो सिंचित क्षेत्र में। तो इनके लिए जो बीज दर आप रखोगे ये कितनी आप रखोगे। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सिंचाई, तो सबसे पहले हम जानेंगे याद रखिएगा शुष्क क्षेत्र में बारे में। अगर आप याद रखिएगा सरसों की बुआई शुष्क क्षेत्र में कर रहे हो तब तो हम कितनी रखेंगे, याद रखिएगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछता है कि सरसों की बुआई जब हम सिंचित क्षेत्र में करेंगे तो इसकी कितनी किलोग्राम बीज दर रखी जाती है, तो वो रखी जाती है याद रखिएगा 2.5 किलोग्राम, मतलब 2.5 kg पर हेक्टेयर। दोबारा से देख लीजिए कि शुष्क प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, कितनी रखते हैं, 4 से 5 किलोग्राम। और अगर आपसे पूछता है सिंचित क्षेत्र, तो सिंचित क्षेत्र में कितनी रखी जाती है, मात्र 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बाजरा व ज्वार हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर था कि बाजरा और ज्वार की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा फूल आते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाइट मस्टर्ड। तो याद रखिएगा उजली राई का जो बोटिकल नेम होता है ये क्या होता है, ब्रेसिका एल्बा होता है। और ब्लैक मस्टर्ड का क्या होता है, याद रखिएगा ब्रेसिका निग्रा होता है। दोनों को आप एक साथ नोट कर ले कि एक तो आपसे पूछा था व्हाइट मस्टर्ड, एक आपसे पूछा था ब्लैक मस्टर्ड। तो व्हाइट मस्टर्ड का जो नाम होता है ये होता है ब्रेसिका एल्बा, और ब्लैक मस्टर्ड का कितना होता है, मतलब क्या नाम होता है, याद रखिएगा ब्रेसिका निग्रा। ठीक है, दोनों को आप एक साथ नोट कर ले जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे के मुरझाने की वह अवस्था जिसमें सिंचाई करने पर पुनः पौधा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, वह अवस्था क्या कहलाती है। याद रखिएगा आपको ऐसी अवस्था के बारे में पूछा गया है कि पौधे के मुरझाने की वह अवस्था जिसमें सिंचाई करने पर पुनः पौधा क्या हो जाए, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा ऐसी जो स्थायी या फिर जो ऐसा जो म्लायनी बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा अस्थायी म्लायनी बिंदु होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए इसी अवस्था को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। एक अवस्था है जिसमें क्या हो रहा है कि जब हम सिंचाई करते हैं पौधे की तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, तो उसे तो क्या बोला जाता है, याद रखिएगा अस्थायी म्लायनी बिंदु। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए ऐसी अवस्था आपसे पूछी गई है जिसमें हम पौधे की सिंचाई तो कर रहे हैं लेकिन याद रखिएगा वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी जो अवस्था होती है याद रखिएगा उससे बोला जाता है स्थायी म्लायनी बिंदु। थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें पुनः पौधा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है, उसे तो क्या बोला जाता है अस्थायी म्लायनी बिंदु। और एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम कितनी भी सिंचाई कर ले लेकिन पौधा अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आता है, तो ऐसी जो म्लायनी बिंदु होता है उसे बोला जाता है, याद रखिएगा स्थायी म्लायनी बिंदु। ठीक है, दोनों में याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि सरसों की फसल हेतु उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। तो याद रखिएगा सरसों की फसल को जितने तापमान की आवश्यकता होती है वो होता है 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जो कि काफ़ी याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आलू की जल मांग कितनी होती है। तो याद रखिएगा आलू की जल मांग कितनी होती है, 50 से 70 सेंटीमीटर, मतलब 50 से 70 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में कितनी होती है, 500 से 700 मिलीमीटर। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पूसा जय किसान जिसका सेकंड नाम क्या होता है बायो 902, T59 जिसका दूसरा नाम क्या होता है वरुणा RH30, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी
ये जो वेराइटीज होती है यहाँ पर याद रखिए कुछ वेराइटीज के आपको नाम दे रखे हैं कि जैसे कि पूसा जय किसान हुआ, T59 हुआ, RH30 हुआ, पूसा बोल्ड हुआ, पूसा कल्याणी हुआ। तो ये जो सभी वेराइटीज होती है याद रखिए किसकी होती है, सरसों की होती है। ठीक है, आप इसी से जान गए होंगे कि पूसा जय किसान जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है और इससे क्वेश्चन आपको याद रखिएगा हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो अब यहाँ पर याद रखिए आपको 2 या 3 वेराइटी जरूर नोट कर लेनी है कि पूसा जय किसान का याद रखिएगा बायो 902। ये क्वेश्चन याद रखिए दोनों टाइम में आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूसा जय किसान किसकी वेराइटी होती है, तो सरसों की होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूसा जय किसान का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा पूसा जय किसान को बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। इसी अनुसार याद रखिएगा T59 का दूसरा नाम क्या होता है, वरुणा होता है। और T59 किसकी वेराइटी होती है, सरसों की वेराइटी होती है। ठीक है, दोनों टाइप में याद रखिएगा, दोनों ही टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। यहाँ पर याद रखिएगा हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लमसम कर लिए हैं और सभी में याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था को आप रट ले सभी फसलों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे धान की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था तो कौन सी होती है। याद रखिएगा एक तो होती है कल्ले निकलते की अवस्था, एक होती है फूल आने से पूर्व, एक होती है याद रखिएगा फूल आते समय। 3 बार हम सिंचाई करते हैं मुख्यतः याद रखिएगा धान की फसल में। एक तो हम करेंगे कल्ले निकलते समय, दूसरी सिंचाई हम करेंगे फूल आने से पूर्व और तीसरी सिंचाई करेंगे हम फूल आते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा खरपतवार सर्वाधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कि याद रखिएगा सबसे ज्यादा बीज को उत्पन्न करता है, तो वो होता है याद रखिएगा जंगली चौलाई। और कितना करता है याद रखिएगा 1,95,000। कितना करता है याद रखिएगा 1,95,000 बीज को ये उत्पन्न कर देता है केवल एक बार में। अब आप एक देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपके खेत में एक भी जंगली चौलाई का पौधा उग जाए और वो एक बार भी बीज उत्पन्न कर दे तो कितने पौधों को जन्म दे सकता है। ठीक है, कितने बीज वो दे रहा है, 1,95,000 मतलब 2 लाख ही मान लीजिए कि 2 लाख पौधों को एक पौधा जर्मिनेट कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा इनका जो प्रभावी कंट्रोल करना ही सबसे बेस्ट उपाय रहता है इनका कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप अगर भौतिक उपचार करना चाहो, इनका भौतिक नियंत्रण आप करना चाहो तो वो नहीं होता, बल्कि ऐसे खरपतवारों को याद रखिएगा रासायनिकों के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, मतलब रासायनिक नियंत्रण, वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे उसमें आपसे पूछा है गहरी जड़ वाला खरपतवार। तो गहरी जड़ वाले खरपतवार होते हैं जैसे कि कांस हुआ, हिरणखूरी हुआ, ज्वासा हुआ। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए एक कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा बीज किस में होते हैं, तो होते हैं जंगली चौलाई में। अगर आपसे पूछता है गहरी जड़ वाले खरपतवार कौन से होते हैं, तो आपको बस यहाँ पर याद रखना है कांस हो सकती है, हिरणखुरी हो सकती है, ज्वासा हो सकता है। ठीक है, इसी अनुसार याद रखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीली सरसों होती है, एक होती है भूरी सरसों, एक होती है पीली सरसों, एक होती है भूरी सरसों, तो इनका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है पीली सरसों तो इसका जो नाम होता है ये होता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वेराइटी येलो सरसों। और अगर आपसे पूछता है भूरी सरसों तो इसका नाम क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वेराइटी ब्राउन सरसों। बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं याद रखना। अगर पीली सरसों के बारे में पूछता है तो येलो सरसों, और भूरी सरसों के बारे में पूछाता है तो भूरी सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है सरसों की फसल हेतु आवश्यक। तो याद रखिए इसके लिए जो आवश्यक जलवायु होता है वो होता है ठंडा मौसम, एक होता है साफ व खुला आसमान। इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है सरसों की फसल के लिए, ठंडा मौसम व साफ व खुला आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मूंगफली हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो ये होती है याद रखिएगा सुइया बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मक्का की जलमांग कितनी होती है। तो याद रखिएगा मक्का की जो जलमांग होती है ये होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं कि काली तोरिया या इंडियन रेप का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है याद रखिएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वेराइटी ब्लैक तोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा है कौन से खरपतवार के बीज अधिक समय मतलब 15 वर्ष तक या फिर 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो याद रखिएगा बथुआ, जंगली चौलाई या फिर हिरणखुरी।
याद रखिएगा कि बथुआ, जंगली चौलाई या हिरणखुरी की जो बीज है ये 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बारानी सरसों की बुआई या फिर सिंचित क्षेत्र की जो सरसों की बुआई है इनका उपयुक्त समय क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बारानी क्षेत्र के बारे में। तो याद रखिएगा बारानी क्षेत्र में जो सरसों की बुआई की जाती है इसका जो उपयुक्त समय रहता है ये रहता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य। और अगर हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्र में तो याद रखिएगा जो सिंचित क्षेत्र है इसमें सरसों की बुआई का उपयुक्त समय तो ये होता है अक्टूबर के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की फसल हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो याद रखिए एक होती है पुष्पन से पूर्व और दूसरी होती है फलियां बनते समय। सोयाबीन की फसल हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, पुष्पन से पूर्व व फलियां बनते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार सभी प्रकार की मृदा में अपनी वृद्धि करता है। मतलब अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से खरपतवार है जो कि सभी प्रकार की मृदा है, चाहे वो रेतीली हो, चाहे वो बलुई हो, या फिर वो दोमट हो, या फिर चिकनी मृदा हो, सभी प्रकार में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उनका एग्जाम्पल आपको बताना है कांस हुआ, गाजर घास हुआ, या फिर झड़बेरी आप ले सकते हो। ऐसे कौन से खरपतवार है जो कि सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, तो उनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं जैसे कि कांस हुआ, गाजर घास हुआ और झड़बेरी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे कि सरसों की बुआई करते समय आपसी दूरी कितने रखते हैं। तो याद रखिए इसके लिए R/P, सरसों की बुआई करने के लिए R/P, मतलब R का हमने जाना था कतार और P का मतलब हमने जाना था पौधा, मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो ये कितनी रखी जाती है, याद रखिएगा ये रखी जाती है 30 × 10। कितनी रखी जाती है, 30 × 10 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है वानस्पतिक प्रवर्धन बढ़ाने हेतु खरपतवार में ट्यूबर्स व रूट स्टॉक द्वारा प्रवर्धन करने वाले खरपतवार कौन से होते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है मोथा, तो मोथा का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ट्यूबर्स के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछाता है याद रखिएगा हिरणखुरी, तो हिरणखुरी के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा रूट स्टॉक के द्वारा किया जाता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा मोथा का जो वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, ट्यूबर्स के द्वारा। अगर आपसे पूछता है हिरणखुरी, तो याद रखिए हिरणखुरी का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है रूट स्टॉक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सरसों के बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित करते हैं, मतलब याद रखिएगा उपचार करना, बीजों को बुआई से पहले उपचार करना क्या कहलाता है, सीड ट्रीटमेंट कहलाता है। याद रखिएगा इसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि बीजों को बुआई से पहले उपचार करना क्या कहलाता है, याद रखिएगा सीड ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सरसों के बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित करते हैं किसके द्वारा, मैनकोजेब के द्वारा, और इसकी कितनी किलोग्राम या फिर कितनी मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा ये हम इस्तेमाल करते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से। मतलब याद रखिएगा 1 किलोग्राम बीज दर को या फिर बीज को जो ट्रीटमेंट किया जाता है इसके लिए केवल और केवल मैनकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस खरपतवार में पार्थिनिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है जो एलर्जी, चर्म रोग और दमा उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा खरपतवार है, तो होता है याद रखिएगा गाजर घास, और जिसका नाम क्या होता है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। इससे क्या होता है याद रखिएगा पार्थिनिन नामक विषैला पदार्थ प्राप्त होता है जो क्या करता है, याद रखिएगा एलर्जी, चर्म रोग और दमा उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से फसलों से समानता रखने वाले खरपतवार कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं तो सत्यानाशी के बीज जो कि सरसों के बीजों से मैच करते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि समानता का मतलब है नकलची खरपतवार। समानता का मतलब क्या है, नकलची खरपतवार। अब नकलची खरपतवार कैसे होते हैं, जिसको याद रखिएगा कि एक नकलची, आपने ये तो देखा होगा मिमिक्री खरपतवार, वैसे देखा होगा, आई थिंक देखा जरूर होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये गेहूं का ही आप ले लीजिए। जो गेहूं होता है तो इसका जो मिमिक्री होता है, मतलब नकलची जो खरपतवार होता है वो कौन सा होता है, याद रखिएगा गेहूं सा होता है। तो ये क्या करता है, याद रखिएगा दिखाई देने में सबसे यानी सेम लगता है, आप इनमें डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते कि गेहूँ का है या फिर गेहूँ सा का है। आप इनके जो बीज देखोगे उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उसमें भी ये सेम दिखाई देते हैं। मतलब याद रखिएगा समानता लक्षण है, इनमें समान लक्षण पाए से हैं, इसी को बोला सा याद रखिएगा
नकलची खरपतवार। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो सरसों के बीजों से याद रखिएगा सत्तानाशी बीज आपस में मिल जाते हैं। मतलब सरसों के बीज और सत्तानाशी के बीज में आप पहचान नहीं कर सकते कि ये सत्तानाशी का बीज या फिर सरसों का बीज है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जंगली जई का पादप, तो याद रखिएगा जंगली जई का जो पादप है ये जई के बिल्कुल सेम दिखाई देता है। आप इनमें डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते कि ये जई का पौधा या फिर जंगली जई का पौधा है। इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं गेहूँसा का गेहूँ में, तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों पौधे सेम होते हैं। मतलब इन पौधों में आप डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, दोनों सेम टू सेम ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब आप आसानी से समझ गए कि नकलची खरपतवार क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, लहसुआ आदि किस ऋतु के खरपतवार होते हैं। तो याद रखिए पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई या फिर लहसुआ ये सब याद रखिए खरीफ सीजन के होते हैं। किसके होते हैं, खरीफ सीजन के खरपतवार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कम उर्वरक, बंजर मृदा व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से वृद्धि करने वाला खरपतवार कौन सा होता है। कांग्रेस घास, मोथा और जड़बेरी। याद रखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे याद रखिएगा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे खरपतवार। याद रखिएगा कैसे भी इनको कंडीशन दी जाए ये आसानी से ग्रो कर ही जाता है। हम तो इन्हें उगाते नहीं है फिर भी ये ज़बरदस्ती उग जाते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हो कि इनको क्लाइमेट का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्लाइमेट का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि पेंटेड बग, आरा मक्खी और मोइला इत्यादि कीट किस फसल में अधिक लगते हैं। तो याद रखिए ये लगते हैं सरसों में। पेंटेड बग, आरा मक्खी और मोइला किसके होते हैं, सरसों में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे गेहूँसा, जिसका नाम क्या होता है फेलेरिस माइनर। इसके नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, गेहूँसा। और गेहूँसा क्या होता है, गेहूँ का एक नकलची खरपतवार होता है। ठीक है, तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है, इसका जो नियंत्रण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा ये किया जाता है आइसोप्रोटोयूरान के द्वारा किया जाता है, या फिर आप मान सकते हो सल्फ्यूरान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आइसोप्रोटोयूरान या फिर सल्फ्यूरान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है जड़बेरी। तो जड़बेरी याद रखिए एक काष्ठीय खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि याद रखिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सरसों में पाई जाने वाला परासरवी पादप कौन सा होता है। परासरवी का मतलब है याद रखिएगा पैरासाइटिक वीड कौन सा होता है। तो याद रखिएगा सरसों में कौन सा पैरासाइटिक वीड लगता है, वो लगता है याद रखिएगा ओरोबंकिया, जिसे आज्ञा रोग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ओरोबंकिया आज्ञा क्या होता है, ये एक प्रकार का याद रखिएगा पैरासाइटिक वीड होता है, खरपतवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रबी की खरपतवारों का एग्जाम्पल्स बताइए। तो रबी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वैसे यहाँ पर कुछ आपको दे भी रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कृष्णनील हुआ, सत्यानाशी हुआ, गेहूँसा हुआ, प्याजी हुआ और जंगली जई हुआ। ये सारे क्या होते हैं, रबी के खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सरसों की फसल किस माह तक पक जाती है। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं सरसों तो सबसे पहले तो ये होती क्या है, याद रखिएगा रबी की फसल है। और इसका जो पकने का समय है याद रखिएगा ये होता है फरवरी से मार्च जो महीना है, यहाँ तक ये आसानी से पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर नोट कर ले कि एट्राजिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो एट्राजिन याद रखिएगा जो कि हर्बिसाइड होता है, इसका प्रयोग मक्का, गन्ना और ज्वार में। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि एट्राजिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो ये क्या ऐसा याद रखिएगा मक्का, गन्ना और ज्वार में किया जाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर ले कि धान फसल के लिए अगर आपसे पूछता है शाकनाशी तो कौन सा होता है, याद रखिएगा ब्यूटाक्लोर होता है। कौन सा होता है, बीटाक्लोर। और बीटाक्लोर को याद रखिए एक और नाम जाना जाता है, एक और नाम से, वो कौन सा होता है, बीटाक्लोर या मैचेटी। क्या बोला जाता है, बीटाक्लोर को मैचेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि उन्नत विधि से खेती करने पर तोरिया की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया यील्ड के बारे में। तो यील्ड कितनी मिल जाती है तोरिया से, याद रखिए ये मिल जाती है 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूंगफली में प्रयुक्त खरपतवारनाशी कौन सा होता है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो आपके रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप जरूर नोट कर ले कि मूंगफली में खरपतवारनाशी कौन सा लिया जाता है, नाइट्रोफेन या टोकी 25। याद रखिएगा नाइट्रोफेन का सेकेंड नाम क्या होता है, टोकी 25।
ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर ले कि नाइट्रोफेन टोकी 25 या फिर हम काम में लेते हैं फ्लोक्लोरिन बेसालिन। किसका हम प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, मूंगफली फसल के लिए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या तो हम नाइट्रोफेन टोकी 25 का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्लोक्लोरिन बेसालिन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जंगली गाजर एवं जंगली गोभी ये क्या होते हैं, याद रखिएगा द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। याद रखिएगा कि जंगली गाजर या फिर आप मान सकते हो जंगली गोभी, तो ये दोनों कैसी फसल होती है या फिर कैसे खरपतवार होते हैं, याद रखिएगा ये होते हैं द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार कौन से होते हैं। तो अभी हमने जाना कि जंगली गाजर और जंगली गोभी क्या होते हैं, याद रखिएगा द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहुवर्षीय तो याद रखिएगा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि मोथा हुआ, हिरणखुरी और अमरबेल हुआ। मोथा, हिरणखुरी और अमरबेल ये सभी क्या होता है, याद रखिएगा बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्टाम्पेन 34 प्रोपेनिल खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में कर सकते हैं। स्टाम्पेन 34 प्रोपेनिल खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में कर सकते हैं, तो ये करते हैं, याद रखिएगा धान फसल में। किस में करते हैं, धान फसल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसे अवांछित फसलों की दूसरी जाति के पौधे जैसे कि गेहूं में चना जो बिना उगाए उग जाते हैं। ऐसे अवांछित फसलों की दूसरी जाति के पौधे जैसे कि गेहूं में चना हो गया, तो ऐसे जो वीड होते हैं, ऐसे जो खरपतवार होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, याद रखिए उन्हें बोला जाता है सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष मतलब रिलेटिव खरपतवार। ठीक है, रिलेटिव वीड बोला जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछाता है कि एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उग जाता है, उसे तो क्या बोलते हैं। इसमें हमने जाना कि एक फसल के पौधे में अगर दूसरी फसल का, जैसे कि मान लीजिए गेहूं में चना हो गया, गेहूं में जौ हो गया, तो इस प्रकार के जो वीड होते हैं उनको तो बोला जाता है सापेक्ष। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछता है कि गेहूं की एक किस्म में दूसरी किस्म का अगर कोई पौधा उग जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमने जो बोई थी वो होती सोनालिका, लेकिन सोनालिका में क्या है, कल्याण सोना का पौधा उग गया। ठीक है, तो इस प्रकार का याद रखिए अदर वेराइटी का ही प्लांट लगना क्या कहलाता है, रोक्यू खरपतवार कहलाता है। ठीक है, अदर वेराइटी का ही याद रखिएगा क्या कहलाता है, इसे रोक्यू खरपतवार कहलाता है। अब रोक्यू खरपतवार को निकालना क्या कहलाता है, याद रखिएगा रोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। और रोगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना, याद रखिएगा रोगिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। आई थिंक नहीं समझे तो दोबारा से देख लीजिए कि एक ही फसल है। ठीक है, हमने लिया एग्जाम्पल गेहूं फसल का कि एकमात्र फसल है, लेकिन इसकी हमने दो वेराइटी ले ली। जैसे कि मान लीजिए हमने तो बोई थी मेन फील्ड में सोनालिका को, लेकिन क्या होता है कि इसके साथ साथ कल्याण सोना भी उग गई। ठीक है, तो इस प्रकार का याद रखिएगा ये हमारी मेन फसल थी, लेकिन इसमें जबरदस्ती उग गई। तो इस प्रकार का जो वीड है ना, ये क्या कहलाता है, रोग्यू खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है, रोग्यू खरपतवार कहलाता है। और इस रोग्यू खरपतवार को निकालना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ठीक है, और रोगिंग क्यों की जाती है, आनुवंशिक शुद्धता को बरकरार रखने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा रोगिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अलसी का याद रखिएगा लाइनम यूसी टेटिसिमम। क्या होता है इसका बॉटिकल नेम, अलसी का लाइनम यूसी टेटिसिमम होता है। और अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा अलसी का कुल, तो अलसी का कुल कौन सा होता है, लाइनेसी होता है। कौन सा कुल होता है, लाइनेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से रेगिस्तानी खरपतवार कौन सा होता है। तो याद रखिएगा जो रेगिस्तानी खरपतवार की अगर हम बात करते हैं तो झड़बेरी हुआ, नागफनी हुआ, जुआसा हुआ या फिर बाईसीर हुआ, ये मुख्यतः कहाँ पर देखे जाते हैं, याद रखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी फसल कौन सी है, ऐसी फसल कौन सी है जो कि तेल और रेशा दोनों के लिए उगाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे याद रखिएगा तेल के लिए भी और रेशे के लिए भी दोनों के लिए उत्पादन करते हैं। तो कौन सी फसल होती है, याद रखिएगा वो होती है अलसी फसल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसे खरपतवार जो सदैव हानि पहुंचाते हैं, ऐसे खरपतवार जो क्या करते हैं, सदैव हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा इन्हें बोला जाता है निरपेक्ष खरपतवार। क्या बोला जाता है, इन्हें
निरपेक्ष खरपतवार वो रास्ता है जो कि हमेशा क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है जलमग्न भूमि का खरपतवार कौन सा है, मतलब जल में डूबे हुए। जलमग्न का मतलब होता है ऐसे कोई वीड है, जैसे कि मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वो ग्रो कर रहा है और कोई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि वो पानी में है। ठीक है, जलमग्न का मतलब यही होता है कि वो ऐसी स्थिति में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए जलकुंभी, और जलकुंभी का आपने नाम भी सुना होगा वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में आपको कल भी बताया गया था। ठीक है, अगर आपने अच्छे से क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि जलकुंभी के बारे में हमने आपको बहुत सारा बताया था, जैसे कि इसका नाम क्या होता है, आइकोनिया क्रेसिसेप्स, इसे वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कुछ आपको बताया था अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, इसलिए याद रखिए जब भी आप क्लास लो तो अच्छे से लिया करो। ठीक है, माइंड यहाँ पर ही रहना चाहिए, अगर आप क्लास ले रहे हो तो क्लास पर ही रहना चाहिए, बातों पर नहीं, इसका आप जरूर याद रखिए। ठीक है, और जंगली धान याद रखिएगा, ये भी पानी में आसानी से ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अलसी किस कुल से संबंधित है। तो ये तो अभी हमने आपको क्लियर करवाया था कि अलसी का कुल कौन सा होता है, लाइनेसी। अलसी का कुल कौन सा होता है, लाइनेसी। इसे आप कैसे याद रखोगे, अलसी के लय, अलसी के लय से लाइनेसी, अलसी के लय से लाइनेसी, और इसी अनुसार याद रखिएगा अमरूद का मिरिटेसी, इस एम से मिरिटेसी। अमरूद का कुल कौन सा होता है, मिरिटेसी, और लाइनेसी मतलब अलसी। ठीक है, इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो कि नाम से ही आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलसी के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है, याद रखिएगा 33 से 47। कितनी होती है, 33 से 47% याद रखिएगा तेल की मात्रा पाई है अलसी के दानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, भारत में जाइगोग्रामा बाइक्लोराटी मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जाइगोग्रामा, क्या है ये, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। मेरे साथ बोलिए, क्या है ये, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। तो इस प्रकार का मित्र कीट मतलब बायो एजेंट, इस मित्र कीट का प्रयोग किस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा गाजर घास को नियंत्रित करने के लिए किस बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अलसी के तेल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अलसी के जो तेल है इसका प्रयोग किया जाता है रंग व पेंट्स में, वर्निश व साबुन बनाने में, छपाई करने के लिए, और याद रखिएगा छपाई करने के लिए जो स्याही तैयार की जाती है ना, ये भी याद रखिएगा अलसी के तेल से ही बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि पेंडामेथिलीन, क्या पूछा गया है कि पेंडामेथिलीन खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में करते हैं। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं पेंडामेथिलीन, ठीक है, तो पेंडामेथिलीन का याद रखिएगा जितनी भी जो दलहनी फसलें है, दलहनी फसलें मतलब लेगुमिनेसी कुल से जितनी भी जो फसलें है वो की बिलोंग करती है, जैसे कि मान लीजिए चना हुआ, रेंज का हुआ, बरसीम हुआ, ये सारी क्या है, लेगुमिनेसी की फसलें हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी जो लेगुमिनेसी फसलें हैं जो कि दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है, इन सभी फसलों में किसका प्रयोग करते हैं, पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलसी के किस भाग से रेशा निकाला जाता है। तो याद रखिएगा अलसी का जो तना वाला भाग है इससे क्या प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा रेशे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लेंटाना कैमरा नामक खरपतवार को नष्ट करने हेतु किस देश से क्रोसोडिसिमा लेंटाना मित्र कीट 1921 में आयात किया गया था। तो इसे लाया गया था, याद रखिएगा मेक्सिको से। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा समझिए कि सबसे पहले जो याद रखिएगा जो बायो एजेंट का प्रयोग किया गया था किस फसल के लिए किया गया था, किस खरपतवार के नष्ट करने के लिए किया गया था, वो किया गया था याद रखिए लेंटाना कैमरा को। ठीक है, सबसे पहले जो मित्र कीट बायो एजेंट का जो सबसे पहले हमने प्रयोग किया था वो किस कीट को नष्ट करने के लिए किया गया था, वो किया गया था याद रखिएगा लेंटाना कैमरा को नष्ट करने के लिए। और इसे याद रखिएगा कब किया गया था, 1921 में। और याद रखिएगा जो कीट हमने लाया था, कौन सा कीट लाया था, याद रखिएगा क्रोसोडिसिमा लेंटाना कीट, जो कि एक प्रकार का बायो एजेंट था। ये कहाँ से लाया गया था, भारत में मैक्सिको से लाया गया था। आप बस इस सारी यानी जो भी यहाँ पर पॉइंट आपको दिए गए इनको एक स्टोरी टाइप में आप याद करिए
कि सबसे पहले हम एक मित्र कीट लाए थे। कौन सा लाए थे? क्रोसेडिसिमा लेंटेना लाए थे। किसके लिए लाए थे? लेंटेना कैमरा को नष्ट करने के लिए लाए थे। कहाँ से लाए थे? मैक्सिको से लाए थे। ठीक है, एक या दो बार आप जैसे ही रिपीट करोगे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलसी की खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो होती है, याद रखिएगा, 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रोगी खरपतवार रोग कहलाता है। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था, रोगी खरपतवार क्या कहलाता है? अभी हमने बताया तो था कि गेहूं की अगर मान लीजिए हमने सोनालिका लगाई थी और अगर सोनालिका की जगह कल्याण सोना उग जाए तो ये जो कल्याण सोना का जो पौधा है इसी को क्या बोलेंगे हम? रोगी खरपतवार बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रोगी खरपतवारों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। ये भी अभी आपको समझाया था कि जो रोगी पौधे उग जाते हैं इनको निकालना ही क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेबीलोव के अनुसार तेल व रेशे के लिए उगाई जाने वाले अलसी का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? किसके अनुसार? बेबीलोव के अनुसार। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये माना गया है दक्षिणी पश्चिमी एशिया व सीरिया एवं मेसोपोटामिया को। किसे माना गया है? याद रखिएगा, अलसी का उत्पत्ति स्थान बेबीलोव के अनुसार ये माना गया है दक्षिणी पश्चिमी एशिया या फिर सीरिया को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा है रोगिंग का मुख्य उद्देश्य। ये हमने अभी 2 बार क्लियर कर चुके हैं। रोगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन रखना या आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो अलसी का उत्पादन लिया ऐसा है या फिर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है कहाँ पर है? याद रखिएगा, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवर्णात्मक शाकनाशी कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पैराक्वाट, डाइक्वाट या फिर वीड ऑयल। पैराक्वाट, डाइक्वाट या वीड ऑयल ये सभी क्या होता है? याद रखिएगा, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। क्या होता है ये सभी? याद रखिएगा, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं, याद रखिए, एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब है जिस प्लांट पर आप उसका छिड़काव कर रहे हो, जिस प्लांट पर जिस हर्बिसाइड का आप छिड़काव कर रहे हो, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पर आपने छिड़काव कर दिया या फिर आप ऐसे मान लीजिए इस प्लांट की हमने जो पत्ती है ना इसकी, ठीक है, इसकी जो पत्तियां है इन पर हमने कोई एक हमने जैसे कि मान लीजिए सिमेजिन को हमने छिड़काव कर दिया। ठीक है, सिमेजिन का हमने छिड़काव कर दिया। ओके, तो इससे क्या होता है? ये पत्तियों को नष्ट कर देगा। पत्तियों पे हमने छिड़काव किया तो केवल पत्ती को ही छिड़काव करेगा। सिलेक्टिव का मतलब है जिसको आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्टिव का मतलब है जिसको आपने सिलेक्ट किया, मतलब सिलेक्ट करना, चुनाव किया। आपने क्या किया? पत्तियों पर छिड़काव कर दिया तो ये क्या करेगा? पत्तियों को नष्ट कर देगा, लेकिन पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव, तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि कोई पौधा है, इसके भी पत्तियां हैं, आपने पत्तियों पर ही छिड़काव किया है। किसका? पैराक्वाट का या डाइक्वाट का। किस पर छिड़काव किया आपने? पत्तियों पर। लेकिन ये क्या है? नॉन सिलेक्ट है, मतलब आपने इसे चुनाव नहीं किया, बस आपने छिड़का है पत्तियों पर। तो ये क्या करेगा? पत्तियों पर तो आपने छिड़का है लेकिन ये संपूर्ण पौधे को ही नष्ट कर देगा। ये पत्तियों को नहीं बल्कि पूरे पौधे को ही ये नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का जो हर्बिसाइड होता है उसे बोला जाता है नॉन सिलेक्टिव, और जो केवल सिलेक्ट किए हुए पादप को या फिर पादप पार्ट को जैसे कि पत्ती को ही नष्ट करता है उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि सिलेक्टिव का मतलब है जिस प्लांट पार्ट पर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो वो केवल उसी को प्रभावित करता है, उसी को नष्ट करता है। और नॉन सिलेक्टिव का मतलब है अगर आपने किसी भी प्लांट पार्ट पर जैसे कि पत्ती पर कर दिया, तने पर कर दिया, लेकिन वो पूरे पौधे को ही नष्ट करके मानेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अलसी का जो उत्पादन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों का समय कौन सा है? मोथा, दूबघास और कासनी। अब यहाँ पर याद रखिए, इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको पहले भी बता रखी है कि केडीएम।
शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि जितने भी जो संकरी पत्ती वाली खरपतवार है उनको आप कैसे याद रखोगे, KDM। ठीक है, इसका मतलब याद रखिएगा कांसनी, इसका मतलब है दूब घास, और M का मतलब है मोथा। ठीक है, KDM का मतलब क्या है, K से बनता है कांसनी, D से बनता है दूब घास, M से बनता है मोथा। आसानी से याद रख लोगे। ठीक है, KDM। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलसी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। तो याद रखिए अलसी की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है ठंडी व शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बीज से उत्पन्न होने वाला खरपतवार कौन सा है। मतलब ऐसे कौन से खरपतवार है जिनका जो प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा होता है। तो वो कौन से होते हैं, प्याजी हुआ, कशनेल हुआ, सत्यानाशी और जंगली गाजर। इनका जो प्रवर्धन किया ऐसा है ये किससे किया ऐसा, याद रखिएगा बीज से किया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खरपतवार बीज व वानस्पतिक भाग दोनों से प्रवर्धित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसका जो प्रवर्धन किया ऐसा है, मतलब नया प्लांट तैयार किया ऐसा, ये बीज से भी किया जा सकता है और उसके किसी वानस्पतिक भाग जैसे कि जड़ हुआ, तना हुआ या फिर पत्ती हुआ, उससे भी तैयार किया जा सकता है। उनके एग्जाम्पल्स बताइए। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप आसानी से एग्जाम्पल बता सकते हो। क्या बताओगे, कांस, मोथा और दूब घास। कांस, मोथा और दूब घास ये क्या है, याद रखिएगा इनका जो प्रवर्धन है, मतलब नया प्लांट है, ये बीज से भी हम तैयार कर सकते हैं या फिर वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग में हमने आपको बता ही दिया, तने से भी आप कर सकते हो, पत्ती से भी आप कर सकते हो या फिर जड़ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में फसलों को खरपतवारों द्वारा कितने प्रतिशत तक हानि हो जाती है। तो याद रखिए खरपतवार की अगर हम बात करें, जो हमारी फसल है उसमें खरपतवारों के द्वारा कितनी हानि हो जाती है। तो यार लगभग 30 से 35% खरपतवारों के द्वारा उपज में हमारी हानि हो जाती है। कितना परसेंट, लगभग हमारी जितनी भी उपज होती है, ठीक है, हमारी जितनी भी जो उपज होती है इसका 30 से 35% हिस्सा केवल खरपतवारों के द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, 35 तो इसके द्वारा होता है, बाकी सारे तो आप देख ही सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ पक्षी वगैरह भी खा जाते हैं, कुछ कीट भी लग जाते हैं, कुछ रोग भी लग जाते हैं, वो तो अदर में आता है, केवल ये तो खरपतवार के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सरसों के तेल में सत्तानाशी के बीजों का तेल मिल जाने पर इसका सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो याद रखिएगा वो हो जाती है ड्रॉप्सी रोग, मतलब अंधापन। अगर मान लीजिए आपने सत्यानाशी के बीज का तेल सरसों के तेल में मिलाकर खा लिया जाने या अनजाने में, तो इससे एक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है, ड्रॉप्सी रोग या अंधापन रोग। ठीक है, इसलिए हम जितना भी हो सके आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा जो सत्यानाशी होता है ये क्या होता है, एक नकलची खरपतवार होता है। ठीक है, इसलिए जितना हो सके हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर यार वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके साथ साथ यार शेयर तो बनता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपको आज की क्लास कैसे लगी। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।